तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। है ना? तो अब इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं गेस्ट अपीयरेंस। है ना? गेस्ट अपीयरेंस से बेसिकली वन ऑफ द टॉपर्स। है ना? क्योंकि जब मैं अपने स्कूलिंग करता था तो कुछ ऑलमोस्ट डेकेड अगो, है ना, शी यूज टू बी द फर्स्ट रैंकर एंड आई यूज टू बी द सेकंड रैंकर। तो मतलब मेरी फर्स्ट रैंक आई नहीं। है ना? तो बट हाँ, देयर यूज टू बी अ कंपटीशन टाइप, बट हाँ, काफी एक हेल्दी कंपटीशन था, काफी कुछ मतलब है हेल्दी बॉन्ड था फ्रेंडशिप में। है ना? तो काफी कुछ हम लोग एक दूसरे से शेयर करते थे इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स वगैरह। है ना? तो उस चीज़ में, क्योंकि अब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी उनके ट्वेल्थ में भी अच्छे परसेंटेज आए, टेंथ भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज रहे एंड ओवरऑल वो स्कूल टॉपर रह चुकी हैं इस वजह से। है ना? तो अब फिलहाल आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस वर्णा घोष। है ना? तो शीट भी वो अपना इंट्रोडक्शन अब इसके बाद देंगी, ठीक है? सो हेलो सुपर्णा जी, आप सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हेलो। दीजिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आपको जानना पसंद करेंगे कि आपने मतलब किस इंट्रोडक्शन तरीके का से तो हाँ, किस तरीके से मतलब हाँ, आपने अपना टेंथ इवन ट्वेल्थ मेनली आपने मतलब किस तरीके से वो प्रिपेयर किया इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हैज़ बीन द मतलब प्रॉब्लम जो रहती है काफ़ी लोगों की, कि इंग्लिश नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में क्या करना है। एंड जिसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग जोन कह सकते हैं, या फिर एक एक मतलब प्रॉपर जिसका कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ है ना? तो उससे जानना बेटर रहेगा। है ना? एंड बी और जो खुद टॉपर्स रह चुके हैं ये टेंथ ट्वेल्थ दोनों एग्जाम्स के, तो उनके लिए तो फिर ये बताना नॉट सो टफ कि इसमें क्या करना चाहिए। तो आप बताइए। ओके। तो इंट्रोडक्शन तो मेरा मतलब माय नेम इज सुपर्णा। मैंने 12th अभी 25 में ही कंप्लीट किया। And फिर बाकी ये पेपर के लिए फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर, तो मेनली इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में मेरी कमांड रही है मोस्टली, क्योंकि 10th में भी मेरे वैसे ही थे मार्क्स। इन लिटरेचर आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 एंड इन लैंग्वेज आई स्कोर्ड 93, सो ओवरऑल 97। एंड इन 12th आई स्कोर्ड 99 इन इंग्लिश। सो मैं कह सकती हूँ कि मतलब अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करो, सबसे बढ़िया। मतलब जितना भी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करो या इंग्लिश वीडियोस देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स द पीपल आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जो फ्लुएंसी इंग्लिश की होती है, मतलब कोशिश करो, बुक्स रीड करो, नॉवेल्स रीड करो, और इंडिया के ऑथर्स की नहीं, बाहर फॉरेन ऑथर्स की। जिससे तुम्हारी वोकैब जो है वो स्ट्रांग होती है, तो आपको आइडिया मिलता है कि आप आंसर्स कैसे फ्रेम कर पाओगे। क्योंकि मोस्टली मतलब यही मेनली यही होता है कि आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। कीवर्ड्स याद हो, आंसर फ्रेम करना आता हो, तो आप अच्छे से आंसर्स अपने बना सकते हैं। और अगर आंसर्स बना लिए सो वही है जिससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो लिटरेचर के लिए भी है। राइटिंग पोर्शन के लिए प्रैक्टिस है ही है। पहली बात वोकैब्स स्ट्रॉन्ग करो, और दूसरा है कि प्रैक्टिस करते, मतलब जितना भी क्योंकि आंसर। हाँ, उसमें क्योंकि हाँ, कभी-कभी कुछ हम लोग को मतलब जैसे एंगर हम लोग किसी सेंटेंस में यूज़ किया एंग्री वर्ड का, फिर उसके बाद हम लोग को हुँ, वोकैब भी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम बार-बार फिर एंग्री ही यूज़ करते जा रहे हैं कि दिस पर्सन वाज़ हाँ, एंग्री, दिस पर्सन वही, वाज़ एंग्री। हाँ, है ना? ये हाँ, एंग्री था इसने इसलिए ये किया, तो फिर वो रिपिटिटिव लगता है, वो काफ़ी मतलब ऑड लगता हाँ, है सुन मतलब पढ़ने में, उसके रीड मार्क्स भी करने नहीं में। मिलते हैं, हाँ, इस वजह क्योंकि से अब हाँ, एग्ज़ैक्टली स्कोरिंग वो ही ऐसी है लिटरेचर में हुँ, आंसर की, कि जैसे हाँ, मार्क्स होते हैं, मार्क्स मतलब वो डिवाइडेड होते हैं कि इतने हाँ, कीवर्ड्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हाँ, दिस मार्क्स, लाइक फॉर 2 हाँ, मार्क्स यू हैव टू राइट एट लीस्ट 4 कीवर्ड्स। हुँ, तो ऐसे करके, ताकि हाफ हाफ मार्क्स उसमें डिवाइड हो हुँ, सके, और 2 मार्क्स टोटली। हाँ, तो ऐसे करके इंग्लिश में मोस्टली करना पड़ता है। हाँ, तो ओवरऑल बाकी बाकी अब मैं पूछना चाहूँगा कि लैंग्वेज में एसे में आपका मतलब फर्स्ट प्रेफर्ड एसे कौन-सा था, और मतलब उसमें क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या करना चाहिए, कैसे उसको टैकल करना चाहिए? मोस्टली मतलब आप स्कूल्स में भी देख लो या फिर कहीं पे भी, तो मोस्टली टीचर्स आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप
यू कैन गो फॉर नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव मोस्टली, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको सब बताया रहता है कि आपको यहाँ आप गए हो या फिर आपने ये सीन आपने विटनेस किया है, तो उसको डिस्क्राइब करो, तो वो आपके लिए मतलब मोस्टली इजी लगता है काफ़ी बच्चों को। बट फॉर मी पर्सनली आई हैव गॉन फॉर द आर्ग्यूमेंटेटिव वन, बिकॉज़ मुझे बचपन से ही बहुत शौक था डिबेट का। और मैं मतलब सिटी लेवल पे भी मैं खुद को रिप्रेजेंट मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ फॉर डिबेट। तो मेरा वही रहा है मोस्टली। तो और डिबेट वाले में मतलब आर्गुमेंटेटिव ऐसे में मोस्टली ये होता है कि आपको अपने पॉइंट जो है एक चीज़ क्लियर करनी है, एक चीज़ क्लियर रखनी है कि या तो आप फॉर में हो या आप अगेंस्ट में हो। अगर फॉर में हो तो आप भूल जाओ कि अगेंस्ट में इस चीज़ के बारे में कुछ होता भी है, और अगर फॉर में हो तो फिर भूल जाओ कि इसकी कोई बुराइयाँ होती भी हैं। टोटली फ़ोकस उसी चीज़ पे, क्योंकि फिर एग्ज़ामिनर जब चेक करता है तो वो वही पॉइंट ढूँढता है कि मतलब यहाँ गलत हुआ कि यहाँ पे उसने फिर अपना ओपिनियन बदल लिया, तो उसी में फिर मार्क्स कटते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव मैंने किया है हर बार, वेदर इट बी 10th या फिर 12th, दोनों में मैंने आर्गुमेंटेटिव ही अटेम्प्ट किया था। और इट रियली हेल्प्ड मी, क्योंकि मुझे हमेशा से वही चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत आसपास का पता हो, अगर थोड़ी एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप आर्गुमेंटेटिव बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि बहुत हार्ड है या फिर बहुत ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी वोकैबलरी और थोड़ा प्रैक्टिस, बाकी आप कर लेंगे पूरा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिनिमम मतलब आसपास कितने पॉइंट्स होने चाहिए आर्ग्यूमेंट्स में, मतलब कि इतने आर्ग्यूमेंट्स हम लोग को अपने मतलब ओपिनियन में इतने रखने ही चाहिए एट लीस्ट, है ना? और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इन सबको मतलब किस तरीके हाँ। से फ्रेम करना चाहिए? आईएससी में ये मैंने जो मतलब सीखा है ये है कि ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है कि मतलब 20 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, जितने भी का है, तो आपको मतलब 3-4 पेज भर देना है, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि आप उतना लिखो और वो चेक करे। 100 कॉपीज़ होती हैं, 200 कॉपीज़, बहुत सारी। तो आपको करना ये है कि आपको 4-5 पॉइंट बिल्कुल सॉलिड ढूँढ लेने हैं। और पैराग्राफ के मतलब मीडियम से लिखना है। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ लिखे जा रहे हो, कहीं रुक ही नहीं रहे हो, वो नहीं करना है। जैसे एक पैरा लिख तो एक पैरा लिखा, कितने मतलब अप्रॉक्स 10 टू 12 लाइन्स लिख लिए, फिर पैरा चेंज किया, तो ऐसे 4-5 पैरा होने चाहिए जो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे मतलब बेस्ड हो आपके उस टॉपिक के, या तो फॉर या तो अगेंस्ट जो भी हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो। करने पड़ेंगे। तो उसमें फिर वो पॉइंट्स आपके मेजर होते हैं, मतलब देखे जाते हैं कि जो भी आपका पॉइंट है जेन्युइन है कि नहीं और प्रॉपर मार्क्स देने लायक है कि नहीं। तो यही है कि मतलब प्रॉपर अपना उस तरीके से उस पे मतलब पूरी जानकारी जितनी भी आपको पता है लेनी है, जितनी भी एक जानकारी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक फालतू कुछ एक भी सेकंड आप। रुकना, इधर थोड़ा सा ग्लिच हो गया है। एक सेकंड। ये है कि मतलब ऐसे में आपको एक पॉइंट अपना क्लियर रखना है कि आप या तो फॉर जा रहे हो या तो अगेंस्ट जा रहे हो, और अगर फॉर जा रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स अपने मतलब 4 से 5 पॉइंट वो अपने क्लियर रखो, अच्छे से सोच लो। जो 15 मिनट्स मिलते हैं आपको, उसमें कम से कम मतलब 2 मिनट या 3 मिनट तो ये रखो कि पॉइंट्स अच्छे से टॉपिक पढ़ लो, और उससे फिर आपको अच्छे से पॉइंट्स थोड़े बहुत मतलब याद करते फिर वो 4 टू 5 पैराग्राफ्स में अच्छे से फ्रेमिंग के साथ आप ऐसे लिख लो, आपको 20 मार्क्स कोई नहीं ले सकता। ये है। ये तो हो गई एसे की बात। एंड अब मैं फिर पूछता हूँ कि डायरेक्टेड राइटिंग में जैसे एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉइंट्स करने के लिए सजेस्ट किया जाता है 300 वर्ड्स में लिखना होता है हर एक, मतलब 6 to 7 पॉइंट्स गिवन रहते हैं क्वेश्चन में। उसको किस तरीके से एम्पलीफाइड मतलब अलग अलग तरीके के हम लोग के डायरेक्टेड राइटिंग है, कभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, कभी बुक रिव्यू, हाँ, कभी हाँ। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच। तो इनमें मतलब किस किस तरीके की मतलब क्या क्या फॉलो करना चाहिए जिससे ये हमारा बेटर लगे? इसके डायरेक्टेड राइटिंग के लिए मतलब आपको पहले तो फॉर्मेट आना चाहिए प्रॉपर पूरा। तो फॉर्मेट आना चाहिए, और बाकी ये है कि आपको पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना है, जो भी पॉइंट्स आपको दिए होते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे आप मतलब थोड़ा बहुत अपना जो ऐड करोगे मैटर वो उसी के बेस पे होगा।
पॉइंट्स अच्छे से रीड करो और उसको फ्रेम करो ऐसे तरीके से जिससे मतलब लगे कि हाँ, मतलब बच्चे ने लिखा है कुछ अपने मन से और प्रॉपर जेन्युइन लिखा है। ऐसा नहीं कि कुछ एग्ज़ाम भी आप मतलब रबिश लिख रहे हो या हाँ, ऐसा कुछ, वो नहीं। एग्ज़ाम्पल्स को ऐड करके और थोड़ा मतलब हाँ, एग्ज़ाम्पल्स उसके अराउंड बत काफ़ी मतलब हाँ, मटेरियल ऐड करके, मैटर ऐड करके कि ऐसा नहीं है कि वही हम केवल उसी पॉइंट जो लिखा है, हम सिर्फ वही बोल रहे हैं, वही उसी चीज़ पे हुँ, बार-बार घूम के आ रहे हैं। नहीं, हम अपने आप से भी कुछ बातें लिख दी हैं, जो उस पॉइंट को प्रूव कर रही हैं, वैलिड मतलब वैलिड बता रही हैं कि हाँ, जो मतलब हमने बातें लिखी हैं अपने से, वो भी वही सेम चीज़ है। बस उसको हमने केवल ये नहीं किया कि सिर्फ वही जो क्वेश्चन में लिखा था, एज़ इट इज़ हमने उतार दिया। राइट? हाँ, वही, हुँ, राइट। तो यही करना है मतलब कि प्रॉपर अपना पहले तो हुँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं तो ये कहूँगी थॉरली रीड करना है, हुँ, ताकि कोई पॉइंट छूटे ना और जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से इतने अच्छे से मतलब आप ग्रास्प कर पाओ कि आप पॉइंट्स लिख लो आराम हुँ। से। बस यही करना है डायरेक्टेड राइटिंग में। और ये है और कि प्रैक्टिस अपनी अम, अच्छी रखो। और प्रपोज़ल में क्या मतलब फ़ॉलो करना चाहिए? वो तो मेनली उसमें फॉर्मेट बेस्ड होता है, बट स्टिल हाँ। उसमें लिस्ट ऑफ मेजर्स में क्या-क्या लिखना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़ॉलो करना चाहिए? प्रपोज़ल में तो पहले तो आपका जो फ़ॉर्मेट है वो अच्छे से जैसे हेडिंग्स आपकी डालनी है, हेडिंग, इंट्रोडक्शन या जो भी लिखते हो, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर लिस्ट ऑफ मेजर्स, फिर कंक्लूजन्स, तो वो सारी चीज़ें पहले तो हेडिंग अच्छे से। फिर ये है कि जैसे आपका आ गया हेडिंग में तो एक कोई क्रिएटिव सा वर्ड या क्रिएटिव सी मतलब टॉपिक का नाम ऐसे सोच के आप लिख सकते हो। बाकी ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या-क्या कर सकते हो उस चीज़ के लिए अगर आप उस जगह पे होते? क्योंकि उसमें लिखा ही रहता है कि इमेजिन यू आर अ हेड बॉय और हेड गर्ल और व्हाटएवर यू आर। तो खुद को मतलब उस प्लेस में रख के सोचना है कि अगर आपको ये काम दिया जाता तो आप क्या करते? क्या-क्या कर सकते थे? और बाकी लिस्ट ऑफ मेजर्स में भी मतलब ऑब्जेक्टिव्स में 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए मिनिमम। 2 से 3 आप जा सकते हो, पर उससे ज़्यादा भी नहीं क्योंकि इसमें भी आप ज़्यादा लिखोगे तो कोई चेक नहीं करेगा। बाकी लिस्ट ऑफ मेजर्स में भी होता है 4 टू 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें अब ऐसा भी नहीं है कि रिपीट कर रहे हो आप जो ऑब्जेक्टिव में लिखा है वही लिस्ट ऑफ मेजर्स में लिख रहे हो, वो तो बिल्कुल नहीं करना है वरना हुँ, कटते हैं मार्क्स उसमें। हाँ, तो वैसे ही करना है कि लिस्ट ऑफ मेजर्स में आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि आप हेल्प किस तरह से कर सकते हो, आप क्या-क्या अरेंज करवा सकते हो, क्या-क्या मतलब सेटअप फैसिलिटीज़ आप करवा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी। हाँ। और मेनली उसमें मेनली मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग बात करते हैं कि हमारा रीज़न क्या है प्रपोज़ल लिखने का, मतलब उससे हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है, और लिस्ट ऑफ मेजर्स में हम लोग हाँ, धीरे-धीरे ये पॉइंट्स लिखते हैं कि हमारा उसमें मतलब जो हमारा रीज़न है उसको हम कैसे मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, उनको किन किन तरीकों से एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाला तरीका अपनाएंगे। कोई सुपरविजन कर देंगे किसी को, मतलब कोई टीचर हम लोग कह देंगे कि सुपरविजन के लिए लगा देना है, या फिर बस फैसिलिटी चाहिए, या फिर इस टाइम से इस टाइम के बीच में अवेलेबिलिटी चाहिए, हाँ, व्हाट वेयर व्हेन हाउ, इन सब पे मेनली फोकस करना होता है लिस्ट ऑफ मेजर्स में, हाँ, राइट? एग्ज़ैक्टली, राइट, 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 राइट। क्योंकि पॉइंट्स अपने एक स्पेसिफिक होने चाहिए और अलग-अलग सारे अच्छे से एक्सप्लेन करो, बस और कुछ जी, नहीं। जी। हुँ। और कॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो रीड करते हैं वो 15 मिनट रीडिंग टाइम में कितना मतलब इफेक्टिव है, कितना बार रीड, कितनी बार तो नहीं, वो तो एक रीडिंग दो रीडिंग्स हाँ, मिनिमम कभी कभी हाँ। लग जाती हैं, बट उसको किस तरीके से रीड किया जाए, किस तरीके से ऐसे रीड करें ताकि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मतलब पढ़ते ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगें कि ढूंढना पड़ रहा है बार बार पैसेज में। नहीं मतलब इसमें मैंने जो किया था मैं वो बताती हूँ। मैं जो 15 मिनट्स मिलते हैं मुझे स्टार्टिंग मिले थे, तो उसमें मैंने कॉम्प्रिहेंशन जो पहले तो एसेज़ के टॉपिक्स मैंने पढ़ के डिसाइड कर लिया मुझे क्या लिखना है, कौन-सा टॉपिक अटेम्प्ट करना है। फिर दूसरा था पैसेज पूरा, तो वो पैसेज मैंने 15 मिनट्स में मतलब एक बार तो पढ़ लिया था अच्छे से। पहले ऐसे पूरा पैसेज और उसके साथ क्वेश्चन्स भी, जो क्वेश्चन्स थे। मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग्स हमें फाइंड करने होते हैं डिफरेंट, वो वर्ड्स मैंने पहले ढूँढ के अंडरलाइन कर लिए थे। ताकि बाद में जब उस क्वेश्चन पे मैं पहुँचूँ लास्ट में, तो उस वर्ड के आस-पास की जो सेंटेंसेस हैं, जो पैरा है, वो हम बार-बार
हाइलाइटेड रहे, जिससे कि हम वहीं पे जाके अच्छे से रीड करके और वो मीनिंग हम ढूँढ पाएँ। ये रहा पहले क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद रहता है मतलब सेंटेंस फॉर्म करना, तो वो तो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है कि आप कितना समझ सकते हो या कितना आपने मतलब पढ़ा है कि इसके दूसरे मीनिंग्स भी हो सकते हैं, जो सेंटेंसेस में इम्प्लाई कर सकते हैं हम लोग। बाकी आंसर्स के लिए ये है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि पूरा-पूरा छाप देना है, लेकिन हाँ, कि कुछ कीवर्ड्स, की फ्रेज़ेज़ आप ले सकते हो, जिससे कि आपको मार्क्स मिल पाएँ फॉर द आंसर्स। और बाकी इसका मोस्ट हार्ड टॉपिक जो माना जाता है वो ग्रिड मेकिंग है, लेकिन मतलब इतना भी हार्ड नहीं है। माना जाता है, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस रखो और मतलब आपको ये आदत हो कि आपको इतने बड़े पैरा को कुछ वर्ड्स में अगर आपको प्रिसाइज़ करना है, अच्छे छोटे से लिखना है, छोटा करके, तो आप कर लोगे। मतलब 100 वर्ड्स का होता है, जिससे एक्सीड नहीं अच्छे से करना है होता है लिमिट को। एकदम। तो यही है, रीड तो आपको बहुत बार करना पड़ेगा, क्योंकि वो नया पैसेज होता है। अगर आपने बहुत रेयरली कोई बुक रीड करी होगी तो शायद आ सकता है, वरना आपको बहुत बार रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। आप घर पे प्रैक्टिस करो, 3 घंटे टाइमर लगाओ और एक-एक पेपर लेके बैठो। स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करो, पिछले साल का करो, पास्ट ईयर्स का करो, जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि राइटिंग ही होता है इसमें मोस्ट, और वो प्रैक्टिसिंग से ही आ पाएगी। और बाकी इसमें अगर आप टाइम मैनेज कर पाओ तो आप मतलब कॉम्प्रिहेंशन के लिए मिनिमम आप 30 मिनट रखो, हुँ। 30 मिनट। बाकी अगर ज़्यादा हो पाए तो वो आपके लिए अच्छा है, वरना 30 मिनट तो मतलब रखो ही रखो, जिससे आप प्रॉपर्ली आप रीड कर पाओ। और फिर क्योंकि ग्रिड मेकिंग में टाइम लगता है, मुझे भी हुँ। लगा था, बहुत ही लगा था। तो और ऐसा भी नहीं है कि मतलब काट-पीट बहुत, क्योंकि इसमें भी फिर ये होता है कि एक रफ ग्रिड आप बना सकते हो, उसके बाद फिर आप ज़्यादा बना भी नहीं सकते। तो रफ ग्रिड में जितना भी करना है पहले, वो सारे मिस्टेक्स जो हैं वो कवर कर लो अच्छे से, मतलब देख लो कि क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या जो भी हो। उसके बाद फिर आप एक फेयर ग्रिड बना लो, ये। बाकी कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगा, मतलब इट इज़ नॉट दैट हार्डर। वो हाँ, वो हाँ। ईज़ी है। प्रैक्टिस अपनी रखो, हो जाएगा। हाँ, अब बारी हुँ, आती है नेक्स्ट सेगमेंट की, विच इज़ द ग्रामर पोर्शन, जिसमें बात आती है हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन की, फ्रेजल वर्ब्स की एंड मेनली और क्या टेंस की, है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन में हाँ, मेनली कौन-कौन से। प्रेपोज़िशंस होता हाँ, है एग्ज़ैक्टली भाई, फ्रेजल वर्ब्स, मोस्टली। प्रीपोज़िशन बहुत ज़्यादा फ्रेज़ल वर्ब। उसमें दिक्कत होने लगती है कि हाँ, बहुत उसमें बहुत प्रैक्टिस वो चाहिए तो होती है। है कि बहुत मतलब हुँ, इंग्लिश की वो ये होता है कि हाँ, 500 टू 600 जब प्रैक्टिस करी हूँ तब जाके कुछ 5-6 समझ में आते हैं कि हाँ, हाँ, कि ये और सही उसमें लग रही वो हैं। तो बिल्कुल नहीं कर सकते प्रेपोज़िशंस में कि आप 2-4 बार पढ़ो, वो आगे-पीछे का हाँ, वर्ड तो बीच वाला आ हाँ, जाएगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं नहीं। करना। वो तुक्के वाला डिपेंड्स ऑन बेकार हो प्रैक्टिस, जाता है। डिपेंड्स ऑन, इधर हुँ, डिपेंड्स ऑन या तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और या तो आपकी हाँ, इंग्लिश बहुत अच्छी हो, जिससे आपको मतलब हाँ, पढ़ कि के ही आपको पता चल तुरंत जाए मतलब कि हाँ, स्ट्राइक कर जाए कि यही हाँ, होगा हाँ, बिल्कुल, यही होगा, मतलब वरना तो गट फीलिंग वाला सीन। गट फीलिंग वाला सीन। तो हाँ, नहीं, फिर मतलब फ्रेज़ल वर्ब्स पे ही ज़्यादा मतलब ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुरंत ही आप याद कर लोगे 200-300 या जितने भी फ्रेज़ल वर्ब्स हाँ, हैं, आपको मतलब धीरे-धीरे वो लाना होगा हैबिट में, हुँ, स्टार्टिंग से। यस। अब तो एग्ज़ाम का टाइम हो गया है, 13 से एग्ज़ाम्स हैं, तो अब तो नहीं, मतलब अब तो अब बस रिवाइज़ ही हो पाएगा, उससे ज़्यादा याद करने वाला सीन फिर बहुत प्रॉब्लम करता है इस टाइम हुँ। पे। अभी तो तो अभी तो मेनली आई विल सजेस्ट कि जैसे मैंने किया था या फिर आपने भी किया हो कि क्योंकि सुधीर सर स्टडी विद सुधीर चैनल पे काफ़ी मतलब क्योंकि सर ने हम हुँ, लोग की हेल्प कर हुँ। रखी है, उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो एज ए स्टूडेंट मैंने उनके मतलब प्रिपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स के काफ़ी प्रैक्टिस वीडियोस देख लिए थे, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि मैं एक जेई स्टूडेंट था, तो मैं जेई के उसमें बहुत ज़्यादा जनवरी तक बिज़ी रहा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं जनवरी के बाद जेईई से फ्री हुआ, देन उसके बाद मैंने अपनी इंग्लिश को पकड़ा। इंग्लिश को पकड़ना वैसे ही स्टार्ट किया, अपने ग्रामर को सुधारा, अपने एसेज वगैरह जितने भी जो टाइम बचा था 15 टू 20 डेज़, उसमें मैंने अपना ये सुधीर सर के जितने भी वीडियोज़ उनको थॉरोली
देखा उनको, मतलब उनको प्रैक्टिस किया, जितनी प्रैक्टिस हो पाएगी उन फ्रेजल वर्ब्स की उससे, मतलब जितना सीख पाए, जितनी प्रैक्टिस हो पाए उससे बस बेटर अपनी प्रैक्टिस को बेटर करना था, कि ताकि एग्जाम में मोर और लेस ये आइडिया लग जाए कि हाँ यहाँ पर ये यूज होना है, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन का भी आइडिया लग जाए, है ना। तो वैसे हाँ, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई तो उसमें भी ये पूछना है कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ तो मोस्ट आस्क्ड वाले होते हैं कि हाँ ये तो पूछ लिए जाते हैं, तो कौन से सजेस्ट करेंगे आपकी ये वाले जरूर देख के जाएं। एक तो मतलब जो 2 चीज़ें 2 टॉपिक्स जो हैं वो मोस्टली आता ही आता है, वो एक्टिव पैसिव एक बोला है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये दोनों तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। बाकी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, अब बहुत सारे भी नहीं है लेकिन हाँ, हैं कि मतलब हम्म, 7-8 टाइप्स हैं जो आपको मतलब अच्छे से आने चाहिए, लाइक हाँ, यूज़ ऑफ टू या फिर और भी काफ़ी हैं। कॉमनली आते रहते डिग्रीज़ हैं, ऑफ जैसे नो सूनर कंपैरिज़न, वाले, हाँ, नो हाँ, सूनर नो वाले, सूनर, एज़ सून सो एज़, दैट हार्डली वाले, व्हेन, ये सब हाँ, हाँ, ये सारे तो बहुत अच्छे से हाँ, आने चाहिए। और इनका मतलब एक-एक फॉर्मेट अगर याद कर लें हम लोग, जैसे कि इनका जो पहले कि ये आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद एज़ सून एज़ जो भी होता है, मतलब उसका जो प्रोसीजर पूरा अगर वो याद कर लें, तो हम लोग किसी भी सेंटेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम्म, प्रैक्टिस इसमें भी करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आप ढूँढ पाएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स आप लगा पाएँ, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, हम्म। इसके लिए भी। हाँ, तो इन शॉर्ट यही कि मतलब ग्रामर पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग तब बनेगा जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, हाँ, एंड ये उसमें भी तो है। गट, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ ऐसे नहीं कि बस हाँ होता होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना गट आना चाहिए, फीलिंग नहीं। नहीं, गट गट फीलिंग इसमें फीलिंग नहीं, नहीं, इसमें दैट गट फीलिंग नहीं, इसमें हुँ, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि व्हाट इज एक्चुअल फॉर्मेट जिसको हम लोग को फॉलो करना है। नो सूनर के बाद मतलब कभी हुँ, हैड लगाना है, कभी डिड लगाना है, कभी डज लगाना है, कब कौन सा यूज करना है, वो हाँ। डिपेंड्स ऑन टेंस, है ना। तो उस चीज पे काफी ज्यादा फोकस्ड रहना है कि फालतू में अपना मतलब जो भी मन में आया वो नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत इसमें पहले से फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। हाँ, फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस हाँ, तो करनी होगी, बाकी गट फीलिंग का मतलब बिल्कुल पीछे ना पड़े उसके, उस पे हाँ, वो भरोसा फ्रेजल नहीं कर वर्ब्स के लिए सकते हैं। खाली, हाँ, वो फ्रेजल फ्रेज़ल वर्ब्स और वर्ब्स के लिए टेंसेस भी के नहीं, लिए, फ्रेज़ल ठीक है। वर्ब्स में भी मैं बहुत कर चुकी, मैंने मतलब हाँ, मेरा 11th तक मैंने बस गट फीलिंग पे ही अपना सॉल्व किया है। और मतलब मेरा हमेशा गलत होता था प्रीपोज़िशंस। एक वो टॉपिक था जो मेरा कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मैंने फ्रेज़ल वर्ब्स, मुझे 12th में बताया गया था कि फ्रेज़ल वर्ब्स के थ्रू ही हम लोग प्रीपोज़िशन सॉल्व कर सकते हैं। हम्म, तो उस वजह से मैंने फिर फ्रेज़ल वर्ब्स धीरे-धीरे स्टार्ट किए। मेरे पास पीडीएफ थी अराउंड 200 टू 300 फ्रेज़ल वर्ब्स। सब याद नहीं हो सकते, मुझे पता है, मैंने भी नहीं किए थे, लेकिन एक बार सबको अच्छे से रीड कर लो, जिससे जो मतलब पहले तो कॉमन आप ढूँढ लो कि कौन से कॉमन होते हैं, हम्म, वो अच्छे से याद कर लो, वो याद हो सकते हैं कॉमन वाले। बाकी जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं या फिर थोड़े मतलब आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, वो थोड़ा-सा अच्छे से रीड करो, उसकी मीनिंग समझो। मीनिंग समझोगे तो आप फ्रेज़ल वर्ब वो आराम से सेंटेंस में आप लगा सकते हो। बाकी जो बाकी ग्रामर के पोर्शंस में जैसे टेंस है, टेंस के लिए तो सबसे बेस्ट होगा कि मैंने खुद एक अपनी डायरी बनाई है जिसमें मैंने ये सब लिख रखा है। टेंस में कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कहाँ आईएनजी लगता है, कहाँ सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, वो सब मैंने एक नोट कर रखा है और वो मेरा 6 है। तो वो प्रैक्टिस करते-करते, याद करते-करते अपने आप ही टेंस में अपने आप ही हो जाएगा वो फिर। टेंस ज़्यादा मतलब हार्ड वैसा नहीं है। दैट इज बेसिकली कि सेंटेंस फॉर्मेशन हाँ, मेनली है, जिसको सेंटेंस फॉर्म करना आता है कि इसमें कौन सा टेंस लगना है, कब ये अगर हो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या पास्ट टेंस में हो रहा है, ये पहचानना आ रहा है, समझ में हुँ। आ रहा है, तो दैट इज और नथिंग डिफिकल्ट उस हुँ, पे, बस विद प्रैक्टिस उसको इसमें बेटर किया जा सकता है, राइट। हाँ, टेंस में मतलब ये भी एक चीज़ देखनी होती है कि मतलब एक लाइन पे अगर आप जैसे आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में ये वाला जो टेंस है वो सूट हो रहा है। तो ये नहीं कि मतलब आप वही बिल्कुल तुरंत कर दो। हम्म, आगे की सेंटेंसेस आप पढ़ के देखो कि आगे वो किस टेंस में कन्वर्ट हो रहा है। जिसके बेसिस पे वो फिर वो सेंटेंस, वो वाला टेंस अप्लाई करेगा।
मतलब एग्ज़ैक्ट अच्छे से पहले तो मतलब समझो वो जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़ो अच्छे से कि कौन से टेंस में जा रहा है या फिर एक ही टेंस है, तो उस तरीके से फिर आपको पहचानना पड़ता है। उसके बाद फिर आप प्रॉपर अपना जो भी है टेंस वो लगा लो, सॉल्व हो जाएगा फिर ईज़िली। ठीक है। हुँ। और अब ये तो बात हो गई क्लास 12th के इंग्लिश लैंग्वेज की। अब हुँ। मैं पूछता हूँ कि क्लास 10th के इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में सेम चीज़, सेम गाइडेंस चल जाएगी। ग्रामर में भी सेम गाइडेंस हुँ। वर्क हाँ। करेगी। एसे में भी सेम गाइडेंस वर्क करेगी। बस फ़र्क आता है लेटर्स एंड नोटिस ईमेल, जो अलग से टॉपिक्स है बट ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसमें मतलब क्या सजेस्ट वो करेंगी कि क्या करना चाहिए? इसमें भी मैं तो यही कहूँगी कि अपनी वोकैब आप स्ट्रॉन्ग करो, आप जितना से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स पढ़ सकते हो, आप जितना सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस मोस्ट, वो मतलब करनी ही करनी है। आप जितना भी लगा सकते हो, आप जितना भी लेटर्स आप लिख सकते हो, आप जितने भी ईमेल्स लिख सकते हो, फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो, बस यही मेन होता है इस चीज़ में इंग्लिश में तो। और 10th में यही 10th में मोस्टली मतलब मुझे जो दिक्कत दिया था वो था ग्रामर पोर्शन, क्योंकि 9 से मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था इंग्लिश पे। मैंने 10th में दिया था जो भी दिया था। तो वो थोड़ा-सा मतलब अच्छे से करना पड़ता है कि जो भी टेंसेस हैं, क्योंकि तब हम लोग थोड़े नए-नए होते हैं कि ये सारी चीज़ें, नया फ़ॉर्मेट आया है, पूरा बोर्ड्स देने हैं और वो सारी चीज़ें, तो इस वज़ह से प्रॉपर आपको पहले देख लेना है और क्या-क्या आ रहा है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, जितना भी हो सकता है, और प्रैक्टिस कर लो उतना। आपका मतलब अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 10th मतलब बहुत हार्ड होता है या फिर ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं है। आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ जस्ट प्रैक्टिस। यस एग्जैक्टली। तो अब नेक्स्ट हुँ। बात आती है। अब हम लोगों ने 10th 12th दोनों के लैंग्वेज की बात कर ली। अब क्योंकि 12th की हम लोग फर्स्ट बैच थे जिन्होंने मैकबेथ का पेपर दिया, मैकबेथ हाँ। एंड प्रोज पोएट्री। तो उस पे क्या सजेस्ट करेंगे कि वो उनमें हमें क्या करना चाहिए वैसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए? ऑल दो उनमें अभी तो 5 मार्क के जो क्वेश्चंस थे उसमें 2 पॉइंट से लिख के आने लगे हैं कि ये एज अ हिंट कि इनमें किस हाँ, लिख तरीके के से आने एम्पलीफाई लगे हैं करना है। अब। तो उनमें हुँ। मतलब किस तरीके से क्या फॉलो करना चाहिए उनको टैकल करने के लिए? उसके लिए मैकबेथ के लिए तो आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी मैकबेथ अच्छे से। आपको स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए कि कब क्या, किस सीन में क्या हुआ था। कैसे मतलब कि वो टर्न लेता है पॉइंट या फिर जो भी हुआ था, चाहे हर एक कैरेक्टर पे पर्सनली ध्यान दो, हर एक कैरेक्टर पे, क्योंकि कोई भी कम नहीं होता है, सब पे मतलब प्रॉपर ध्यान दो, उसने क्या-क्या किया, उसकी वजह से क्या-क्या हुआ, उसके बाद प्रोफेसीज़ वगैरह कितना मैच हो पाया, कितना नहीं हो पाया, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेंगी। और रीड कर लोगे एक बार तो आपको अब कीवर्ड्स अपने आप ही आने लगेंगे। अगर आप एग्ज़ैक्ट बहुत बार रीड कर लोगे, बहुत बार मतलब सॉल्व करने की कोशिश करोगे क्वेश्चंस वगैरह, तो आपको समझ में आने लगेगा कि अब इस टाइम पे, इस पॉइंट पे ये कीवर्ड्स यूज़ होने चाहिए। और वही इसमें भी वही है सेम कि आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है, कीवर्ड्स लगाने हैं, सेंटेंस फ्रेम करना है। लाइक जैसे हुँ। मेरे लिए तो हेल्प कर रहा था क्योंकि फिर से अगेन बीइंग अ जेईई स्टूडेंट मुझे जनवरी हुँ, तक उतना हुँ। टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं हुँ। लिटरेचर या लैंग्वेज दोनों पे फोकस कर पाऊँ अच्छे से। तो जो मेरे पास ये फरवरी का टाइम था तब मैंने अगेन सुधीर सर के वीडियोस लूप पे देखे काफ़ी सारे। मतलब हुँ। एक वीडियो को मैंने 2-3 बार देख लिया। उससे फ़ायदा मुझे ये मिला कि सर की जो बातें थी, क्योंकि सर इंग्लिश में मेनली पढ़ाते हैं, इस वजह से सर की बातें मेरा ऐसे ऑलमोस्ट दिमाग में बैठ गई। एंड जब मैं एग्ज़ाम लिखने बैठा तो मुझे वो सारी बातें एकदम फ्लो कर रही थी एंड मैं इजीली वो सारी बातें रिकॉल कर पा रहा था और लिख पा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि 200 वर्ड्स तो कम पड़ जाएंगे, फिर 100 वर्ड्स तो कम पड़ जाएंगे। मतलब मेरे पास कंटेंट दिमाग में ज़्यादा है बट यहाँ पर ये तो है। लिखने को मतलब बहुत कम ही है। इस वजह से मैं उस तरीके का, जब पहले तो जब एग्ज़ाम बैठने से पहले ये सोच रहा था कि मैं इतना सारा लिखूँगा कैसे, इतना फ्रेमिंग कैसे करूँगा। लेकिन जब हुँ। लिखते समय इतना वर्ड्स फ्लो हो रहे थे स्मूथली कि ये थीम होनी चाहिए, अब ये थीम यहाँ पे टर्न लेती है, ये हुँ, समथिंग यहाँ हुँ, पर ये हुँ। होता है, कैरेक्टर यहाँ पे इसका मेन
वो सामने आता है, वो भले ही उसमें मैकबेथ हो या फिर हमारी प्रोज़, पोएट्री कोई भी हो, हर एक में काफ़ी हेल्प की ओवरऑल। एंड सर के टेस्ट पेपर्स भी काफ़ी हेल्प करे थे ओवरऑल। उन्होंने मेरी तो जनरली काफ़ी हेल्प करी, बिकॉज़ मेरे पास वैसे भी समय कम था, इस वजह से, है ना? एंड उसके अलावा अब हाँ, बात आती है कि एमसीक्यूज़ और रीज़निंग क्वेश्चंस, इनको कैसे टैकल करना चाहिए? एमसीक्यूज एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, हाँ। तो एमसीक्यूज के लिए तो वही है, मैंने बोला कि आपको हर एक स्टोरी लाइन, आपको हर एक इम्पोर्टेंट चीज पता होनी चाहिए स्टोरी के बारे में। आप ज्यादा से ज्यादा आप मतलब वीडियोस देखो, और मतलब यू वोंट बिलीव, पर इंडिया का 90% बच्चा जो आईएससी में पढ़ता हो या आईसीएससी में, वो सुधीर सर को फॉलो करता ही है। मैंने भी 10th से स्टार्ट किया था, एंड आई एम रियली ह्यूज फैन ऑफ हिम, क्योंकि 10th में ही वाज अ लाइफ सेवर फॉर मी। से क्योंकि मेरी बर्बाद थी इंग्लिश 9 तक पूरी। 10th में मैंने किस तरह संभाला है वो मैं ही जानती हूँ। मेरी भी मैं यही ही सेम सेम जानती हालत हूँ। था। सुधीर सर पूरी ने बचाई थी बर्बाद मेरी थी। भी। हाँ, और 11th-12th में तो मैं अपने स्कूल के टीचर्स पे डिपेंड थी ही नहीं। मैं टोटली डिपेंड थी सुधीर सर की वीडियोज़ पे, कि कब उनकी वीडियो आएगी और मैं देखूँगी, और उस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो मोस्टली है कि आप जितना मतलब रिवाइज़ करने के लिए आप उनकी वीडियोज़ देखो। चाहे आप, अगर आपको 2x स्पीड में समझ में आए, जैसे भी स्पीड में समझ में आए, आप करो। वो आप देखो हुँ। अच्छे से, एक-एक पॉइंट आपको रिमेंबर होना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड उसमें बेनिफिशियल थिंग ये भी है कि पहली बात, सर इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में हाँ, इंग्लिश ही बैठती है। हाँ, ये नहीं कि वही। हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम लोग के दिमाग में हिंदी बैठ रही है, फिर हम उसको एग्जाम में जाकर ट्रांसलेट करेंगे। हुँ, नहीं नहीं हुँ, नहीं, हुँ। सिर्फ इंग्लिश जा रही है और इंग्लिश हम लोग को लिखना है। एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट कि सर एक ही मतलब लाइन के मल्टीपल मीनिंग्स, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस बता हाँ, देते हैं कि हाँ, इसका हाँ। मीनिंग ये भी हो सकता है, ये वाला एग्ज़ैक्टली। मीनिंग यहाँ भी हो सकता है। तो उधर हम लोग को ये हेल्प करता है कि अगर एक क्वेश्चन उस पे ओपन एंडिंग क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बता दो यहाँ अगर कैरेक्टर ने ये ना किया होता और ये किया होता तो हम लोग कैसे मतलब कहानी आगे बढ़ती। तो उसमें ओपन एंडिंग क्वेश्चंस पे हम लोग के ये बातें जो स्थिर सर इंटरप्रिटेशंस, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन बताते थे, वो काम आ जाते कि अच्छा ये वाला इंटरप्रिटेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। या फिर बहुत सारे मतलब उसमें थीम्स एंड कैरेक्टर एनालिसिस वगैरह काफी हेल्प करते हैं ओवरऑल, राइट? हुँ। हाँ, हाँ, ये तो है। उनकी वीडियोज़ मतलब हाँ, बहुत हेल्प करती हैं रियली। मैंने हाँ, तो सब्सक्रिप्शन या कुछ भी मतलब उनकी क्लासेस नहीं ले रखी थी, ना उनकी बुक्स मैंने पढ़ी थी। लेकिन उन्होंने जितना यूट्यूब में कंटेंट डाला है, वो मेरे लिए बहुत बहुत। था, इनफ था वो। मतलब रियली बिना पैसे के उन्होंने बहुत अच्छा मतलब प्रिपेयर करवाया है बच्चों को, वेदर इट बी फॉर आईएससी या फिर आईसीएससी, Yes, दोनों के लिए। एग्जैक्टली। हम्म। तो यही है, मतलब लिटरेचर में मोस्टली अच्छे से उन्होंने हर एक स्टोरी पढ़ाई है, हर एक पोएम बताई है, व्हाट द पोएट वांट्स टू से, व्हाट द पीपल कैन थिंक अबाउट इट, करेक्ट। कि पोएम हम्म। मतलब क्या-क्या बता हम्म। सकती है, क्या-क्या थीम वो कवर कर सकती है, वो सारी चीज़ें वो बताए हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो सर पोएट के बारे में ये भी बताते थे कि पोएट के बैकग्राउंड क्या है, पोएट का हाँ, ऐसा हाँ। बैकग्राउंड क्या है जिस वजह से उनका उसने ऐसी वीडियो पोएम की लिखी। स्टार्टिंग ही यही होती हाँ, थी। एग्जैक्टली। उनकी वीडियो की स्टार्टिंग का पार्ट ही यही हाँ, होता था कि वो पहले पोएट के बारे में या ऑथर के बारे में वो सारी चीज़ें हाँ। बताते थे। फिर उससे ये हेल्प मिलती थी कि जो पोएम उन्होंने लिखी है, पोएट ने, ऑथर ने, तो वो हाँ, तो किस वो कौन से वजह से लिखी पर्सपेक्टिव है। से हाँ, लिखी है। एग्जैक्टली, वेरी हाँ, एग्जैक्टली, वही वही वही। काफी हेल्प करती थी। हुँ। एंड वो पर्सपेक्टिव हम एग्जाम में लिखने से अपने हाँ, अगर आंसर्स को और क्वेश्चन आ एनहांस जाए कर सकते कि हैं। हाँ, अपने पोएट का क्या हिसाब से आप माइंडसेट था। बताएँ। हाँ, हाँ, पोएट का क्या माइंडसेट था ये राइट। मतलब पोएम लिखते हुए, तो वो उधर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हमारी वर्क कर सकती हैं। एंड जो हुँ। मतलब पोएट ने सोचा होगा इसको लिखते वक्त वो हमारा काफी हेल्पफुल कर सकता है। तो ये काफी सही सर की वीडियो से काफी हेल्प मिली थी ओवरऑल, है ना? एंड ओवरऑल हुँ, बाकी हुँ, हुँ। तो एमसीक्यूज, रीजनिंग क्वेश्चंस, मेरा तो सजेशन पर्सनली ये रहता है कि एलिमिनेशन टेक्निक काफी हेल्प करती है। कि चार ऑप्शन है, उनमें से चारों को चेक करो कि कौन सा ऑप्शन बेटर सूट कर रहा है मेरे क्वेश्चन को, और उनमें से एक एक को एलिमिनेट करो और जो लास्ट में बचे दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे नहीं करना है कि हमारा जो हाँ, एलिमिनेशन इज़ हाँ, ऑल्सो नाइस। हाँ, कि हमें जो आंसर मेरे को ऑप्शन दिख रहा है दैट इज द करेक्ट। मैं ये करता था कि जो आंसर दिख रहा है वो तीनों गलत हो जाए, उसके बाद जो बचेगा वो सही आना चाहिए। दैट इज द थिंग, मतलब एलिमिनेट तीन को कर दिया, अब जो बचा वो सही है, यानी कि तीन तो नहीं होने वाले। हुँ। अब हमारा फाइनल आंसर हमको ऐसे मिलता, तो इस वजह से वो काफी हेल्प करता था ओवरऑल।
है ना? एंड रीजनिंग क्वेश्चंस तो हाँ, मेनली वही कि हम जितना भी अपने टेक्स्ट से जितना फेमिलियर होंगे, जितना टेक्स्ट को बार हाँ, बार वही, रीड करे होंगे, जितना वही सुने चीज़, वही होंगे, चीज़। उस चीज को एनालाइज किए होंगे कि हाँ अब ये टेक्स्ट यहाँ पर की रीजनिंग आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर विच ने अब मैकबेथ को यहाँ पर ये बताया, प्रोफेसी ये वाली क्यों दी, या फिर बात आती है कि तारापड़ा ने वो क्यों छोड़ा, मतलब बार बार यहाँ क्यों घूमता रहता था इधर उधर, है ना? तो ऐसे ऐसे काफी रीजनिंग क्वेश्चंस हाँ, काफी हेल्प करते हैं ओवरऑल, कि हम ओवरऑल जितना हम टेक्स्ट से फेमिलियर होंगे, टेक्स्ट को समझेंगे कि ओवरऑल टेक्स्ट कहना क्या चाहता है, या फिर टेक्स्ट हमसे मतलब जितना ऐसा होगा कि हाँ हमने इतनी बार पढ़ रखा है कि अब हम टेक्स्ट को बिना देखे भी हम उसको बता सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कितने कैसे हुए हैं, क्या हुआ है ओवरऑल, तो वो हम्म। काफी हेल्प करता है, राइट? हाँ, एक तो 12th में जो स्टोरीज हैं, एक दो स्टोरीज, 12th हो या 10th हो, लाइक 10th में था टू हॉर्सेस एंड गोट्स वाली एक स्टोरी थी, और 12th में ये है कि तारापदा वाली स्टोरी जो है वो, मतलब अतिथि, ये मतलब स्टोरीज कुछ ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, हम्म, क्योंकि ये लंबी भी होती हैं, इजी वर्ड्स में होती हैं, उनकी लैंग्वेज देखोगे तो आपको टिपिकल इंग्लिश ही दिखेगी, लेकिन आप उसमें इतने पॉइंट्स आपको मिल जाएँगे याद रखने वाले, कि आप कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हो। लेकिन आपको यही करना है, आप जब पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पॉइंट्स को आप एक जगह नोट कर लो। क्या-क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, आप हाइलाइट करो, यूज़ इट, और वो सारी चीज़ें आप जब एक जगह बाद में लेके बैठोगे तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होगी। जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना ईज़ी रहेगा आपके लिए। स्टोरीज़ पे तो ऐसे ध्यान दे सकते हैं। पोएम के लिए यू कैन वॉच द वीडियोज़, और बाकी आपको मतलब अच्छे से एक-एक लाइन, मतलब कीवर्ड्स पोएम्स में बहुत इम्पोर्टेंस होती हैं। मतलब कीवर्ड्स उसमें बहुत ज़्यादा भी होते हैं और बहुत कम भी होते हैं, लेकिन आपको ये है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए, कि आप आंसर में कैसे उसको ला सकते हो, आप कैसे यूज़ में ला सकते हो उसको, बस यही है। एंड तो फिर फिलहाल तो हम लोग के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में मेनली डिस्कस हो चुके हैं, बट अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी कुछ बताना चाहें कि बाकी सब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ साइंस या फिर कोई और हुँ। सब्जेक्ट जिस पे आपका अच्छा कमांड रहा हो, और उस पे मतलब ये रहा हो कि हाँ ये पॉइंट है जो खास ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट बैच को, तो वो अगर आपके दिमाग में कोई हो तो आप बताएं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो लाइक फॉर साइंस, अब मोस्टली मुझे केमिस्ट्री पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब केमिस्ट्री में आई स्कोर्ड वेरी वेल। तो केमिस्ट्री में ये कर सकते हैं कि आपको केमिस्ट्री में आपको याद करनी है चीज़ें, याद करना है, और उसके साथ-साथ आपको मतलब प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, लिख-लिख के। आप याद वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं, आपको वो जो सिंबल्स होती हैं, जो रिएक्शंस की सिंबल्स होती हैं, और जो कंपाउंड्स में होते हैं कि ऐसे लिखा जाता है एक कंपाउंड को, तो वो आपको लिख-लिख के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा मेहनत अगर इसमें कर लिए तो केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट इन व्हिच यू कैन ईज़िली स्कोर वेरी वेल, बहुत अच्छे से। मैथ्स में ये है कि मुझसे जैसा बोला गया था कि मैथ्स कम से कम आप स्टार्टिंग में मतलब जल्दी स्टार्ट कर दो 12th में मैथ्स, और 2 से 3 बार आप लगा पाओ, जितनी बार लगा पाओ। जैसे मेन टॉपिक्स जो हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, उन टॉपिक्स को तो आप बहुत बार लगाओ, जिस वजह से मतलब वो कम से कम कवर हो पाए। हमारी बैच के लिए ये हो गया था कि मतलब हम लोगों ने जैसा पेपर एक्सपेक्ट किया था वैसा आया नहीं था, एग्जैक्टली, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो चुका था पूरा, एग्जाम के दिन और ही वो भी। मतलब हाँ, और वो देखते ही मतलब जो हम लोग का मतलब हुआ था माइंडसेट हम्म। कि मतलब इसी साल होना था सब कुछ। तो ये हुआ था, लेकिन फिर भी अच्छा है कि हम मतलब अब आप आगे जो मतलब बैचेस हैं वो कम से कम अच्छे से समझ पाएँगी कि किस तरह से करना है प्रिपेयर खुद को उस पेपर के लिए, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो उस हिसाब से फिर अपना प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। मैथ्स के लिए तो ये है, बाकी फिज़िक्स के लिए न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ये हो सकता है। बाकी टॉपर आपके सामने बैठे हो, मैम, आई मीन, वेल हाँ। तो फिर
फिलहाल तो हम्म, फिर थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, आपका मतलब इस वेलकम। वीडियो में गाइड करने के लिए हमारे मतलब नेक्स्ट बैच को एंड उसके आगे वाले बैचेस को भी, जो भी मतलब फिलहाल ये वीडियो देखेंगे एंड इससे जो भी सीखेंगे, है ना। तो थैंक यू सो हम्म। मच एंड टू द व्यूअर्स ऑल्सो आई थैंक यू वुड सो बी मच फॉर रियली वॉचिंग। हैप्पी इफ हाँ, दिस हेल्प समवन, क्योंकि एग्जैक्टली, यस। अपने जूनियर्स को बताना और वो चीज़ें, मतलब कि अगर वो हमारी वजह से अच्छा मार्क्स ला पाए तो हाँ, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, इट फील्स तो मतलब ऐसा लगता है कि हम्म मेरे लिए भी पर्सनली ये हम्म, फीलिंग है कि मैं अगर अपनी तरफ से 1% भी किसी के लिए पॉजिटिव हाँ, चेंज ला पाऊं, तो ट्रू, आई विल फील गुड। वो बिल्कुल एक सही। परसेंट भी बहुत है हाँ, मेरे लिए, क्योंकि वो 1% भी ना होता अगर मतलब मैंने कुछ ट्राई भी नहीं किया होता, बट मैंने लाइक कोशिश बहुत की। सारे बच्चे हाँ, होते हैं जो जो स्कूल में जाते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते अपने डाउट्स वगैरह। एग्जैक्टली, होते हैं ऐसे बच्चे बहुत हाँ, सारे, तो वो टोटली डिपेंड करते हैं कि मुझे फ़ोन में कंटेंट मिल जाए कुछ ऐसा जिसकी वजह से मैं अगर अच्छा स्कोर कर पाऊँ, जहाँ पे और ऊपर से अगर बच्चे बताएँ अपने जो व्यूज़ हैं, जो ओपिनियंस हैं, जो पढ़ चुके हैं, उस चीज़ से गुज़र चुके हैं, एग्जैक्टली। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि वो लोग हम्म, वो चीज़ सामने से देख के आए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे। हम्म, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है वो चीज़, और उससे अच्छा भाई कुछ नहीं हो पाएगा हाँ, फिर, एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। ये पॉइंट्स मेनली हेल्प करते हैं जो स्टूडेंट्स एवरेज हैं, जो मतलब ना टॉपर्स हैं ना बैक बेंचर्स हैं, जो एवरेज हैं, जो हाँ, मेहनत करना वही। जानते हैं। क्योंकि हाँ। उन्हें क्योंकि वो स्कूल में बोल नहीं पा रहे हैं, बट उन्हें एक ऐसी सोर्स चाहिए जहाँ पे वो मतलब ओपनली सीख सकें, जहाँ पे मतलब अपने डाउट्स हुँ। को प्रेजेंट कर सके, जहाँ से अपना माइंडसेट को ग्रो कर सकें, तो वहाँ से ओवरऑल एवरेज बच्चों की हेल्प होती है। टॉपर्स तो ये है कि भाई जो टॉपर है वो तो कहीं ना वो कहीं से किसी रास्ता तरह निकाल निकाल लेता ही है। लेगा, हाँ, अब वो जो बैक किसी तरह बेंचर है, निकाल ही और जो लेगा, बैक बेंचर है उसको कोई रास्ता दिखा भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको है फ़र्क ना। नहीं पड़ता, हाँ, बस कुछ फिर तो भी हो बस, जाए। तो इसलिए ये हमारे एवरेज पीपल जो है, वो एवरेज स्टूडेंट्स, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहता है ना। तो फिर हाँ, इस डेफ़िनिटली, वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर मोस्ट व्यू वेलकम। टू व्यूअर्स ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपने से अपने बहुत इसमें से चीजें सीखी होंगी। तो फिर तब तक के लिए फिर अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक आई, जब कभी भी आएगी ना, तब तक के लिए फिर बाय बाय, हुँ। थैंक यू सो मच।